शिक्षा का ये मेन पर्पस नहीं है कि आपके बच्चे जॉब करें, ठीक। इनका ये होता है कि बच्चे का संपूर्ण, जिसको सर्वांगीण विकास बोलते हैं, संपूर्ण विकास होना चाहिए। बच्चे के अंदर जीवन जीने की जो कला है वो उत्पन्न होना चाहिए। समाज में हम किस तरह से रहें, हमारी एक जो पीढ़ियां हैं वो किस प्रकार से पीछे गई है, किस कारणों से पीछे गई है, हमें उन सभी कारणों को देखना है, फिर उन्हें जज करना है कि फिर यही समस्या मेरे आने वाले भविष्य में ना हो। ऐसा आप काम करें कि जो अमिट हो जाए, जो आपके मरने के बाद भी सृष्टि में रहे, लोग आपके नाम का तारीफ बाने, पुल बाने, ये मैं कहूँगा। और कि समस्या तो आएंगी, आपको झिकझोरेगी, हिलाएगी, लेकिन आपको अपने लक्ष्य पर अडिग रहना चाहिए। आपका जो लक्ष्य है ना, वो लक्षण तय करता है, और जब आप लक्ष्य डिसाइड करते हैं तो लक्षण आने लगती है, और जब लक्षण आता है तो शायद आपको वो सफलता मिलकर रहता है। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा और आप देख रहे हैं युवा की जिम्मेदारी। फिर से स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल में, एक नए वीडियो में एक नए शख्स के साथ। आइए मिलते हैं और चर्चाएं करते हैं समाज के बारे में, राष्ट्र के बारे में और इनके खुद के बारे में। सर, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल युवा की जिम्मेदारी में। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करूंगा आपके चैनल के दर्शकों को और आपको और कि आपने मुझे यह अवसर दिया। जी सर, धन्यवाद। और सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को, हमारे सब्सक्राइबर को, हमारे दर्शक बंधु को आप अपना सर परिचय बता दीजिए। आपका नाम क्या हुआ सर? सर, मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। मैं मीरगंज में टारगेट कोचिंग का संचालक हूँ और 2017 से 2024 तक इनका पूर्ण संचालन कर रहा हूँ। एक ऐसी स्थिति, मतलब राष्ट्र निर्माण के लिए, देश निर्माण के लिए कार्य करने का एक अलग ही तरीका होता है, एक अलग ही शैली होती है, एक अलग ही खुशी होती है। ये शिक्षक हैं जो हमारे देश के भाग्य का मार्गदर्शन करते हैं, हमारे देश के भाग्य निर्माता, समाज के भाग्य निर्माता का मार्गदर्शन करते हैं। यहीं से बच्चे IAS, IPS, इसरो, जहां भी आप देखते हैं, चोर डकैत जो भी देखते हैं आप, अगर उसकी स्थिति गिरती है तो वो गलत राह पकड़ लेते हैं, और अगर गुरुदेव के मार्गदर्शन पे चलते हैं तो देश के लिए एक अच्छे विकल्प बन के तैयार होते हैं। ये सर, आपके अभी जैसे आपने बताया कि 2017 से 24 तक में लगभग कितने बच्चों का मार्गदर्शन अभी तक में आप कर चुके हैं? लगभग सर यहाँ से 500 लगभग स्टूडेंट यहाँ से पास आउट हुए हैं, जिनमें कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो हायर एजुकेशन अभी कर रहे हैं, जैसे कुछ पॉलिटेक्निक में हैं, कुछ मेडिकल के क्षेत्र में हैं। तो सभी बच्चे अच्छे जिनका जैसा प्रदर्शन रहा मेरे मार्गदर्शन के अनुकूल और बच्चे का मेहनत के अनुकूल, हमने उनको गाइडलाइन किया और आज अच्छे जगह में वो कहीं ना कहीं सेटल हैं। सर, शिक्षा के क्षेत्र में जो परेशानी आती है बच्चों के साथ, उनमें गार्जियन का क्या योगदान होना चाहिए? जैसे कि एक सवाल है मेरे मन में, जैसे कि कोई गार्जियन 2 साल के बच्चों को 4 साल 5 साल से बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं और 12 साल 15 साल होते होते मतलब उनका मन उब जाता है बच्चों से कि अब नहीं पढ़ाना चाहिए। तो क्या उनको कहना चाहिएगा कि अगर 10th पास होते होते बच्चों को के ऊपर ध्यान देना छोड़ देते हैं, 12th पास होते होते बच्चों के ऊपर ध्यान देना छोड़ देते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं कि 10th पास होते ही, 12th पास होते ही 60% 70% बच्चे घर से बाहर चले जाते हैं कमाने के लिए जी। ऐसे में आप गार्जियन को क्या सजेशन देना चाहिए, उन बच्चों को क्या कहना चाहिए? सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ बच्चों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण हम पढ़ाई को छोड़ दें। बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं, बिहार सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चल रही है, हम उनका लाभ लेंगे, क्योंकि बच्चों में ये प्रॉपर ज्ञान नहीं होता है और जो पेरेंट्स होते हैं उनको ये लगने लगता है कि आगे पढ़ के कुछ नहीं होगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर बच्चे पढ़े, अगर उनका मार्गदर्शन अच्छे से हो तो बच्चे ज़रूर किसी न किसी फील्ड में अच्छे काम करेंगे। जो आप आज उनको दिहाड़ी या मजदूरी में लगाते हैं, अगर यही चीज़ आप उनको पढ़ने का अवसर प्रदान करेंगे तो शायद वह आपको भविष्य में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रदान करेगा, और जिससे आपका जो पीढ़ियां हैं उनका भी नाम रोशन होगा और आने वाले कई पीढ़ियों तक फिर शिक्षा का जो अलग है वो एक अलग लेवल का जगेगा उसमें। मेरे हिसाब से आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा। 10th
करने में बच्चों को 10 साल, जी उसके ऊपर बच्चों को 5 से अगर 6 साल दे दिया जाए, जी सर, बच्चों के तार्किक शक्ति को मजबूत किया जाए, जी। उसके मनोबल को बढ़ाया जाए। अगर आर्थिक स्थिति कमजोर भी है तो कुछ मिलान करके अगर बच्चों को एक सही मार्गदर्शन मिलता है जी बिल्कुल। तो वही एक सच्चा राष्ट्र निर्माता बनकर तैयार होता है। सर, जैसे आर्थिक स्थिति के बारे में आपने कहा, जी जी तो हमारे कलाम सर जो थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बिल्कुल सर। इतने बड़े साइंटिस्ट बने, जी, जी। हमारे भारत के राष्ट्रपति भी बने। बिल्कुल। उनका जो जीवनी हम लोग पढ़ते हैं कि स्ट्रगल लाइफ में उन्होंने बचपन में पेपर का बेचने का काम किया। बिल्कुल सर। तो ये क्या बच्चों को क्या सिखाती है इससे? सर सबसे पहले तो ये हमें ये शिक्षा देती है कि परिस्थितियाँ कैसी भी हो, वो आपको डिसाइड करना होगा, उन परिस्थितियों का अच्छे तरीके से सामना करना होगा। और परिस्थितियाँ तो आएंगी, जब तक परिस्थितियाँ नहीं आएंगी आप निखर कर सामने नहीं आएंगे, आप मजबूत नहीं बनेंगे। कल आज आप एक छोटे लेवल पर हैं, कल बड़े लेवल पर जाएंगे तो आप देश का नेतृत्व कैसे करेंगे? आज आप सिंगल हैं, पूरा फैमिली को चला पा रहे हैं, कल आप अगर देश के प्रधानमंत्री बनते हैं या राष्ट्रपति बनते हैं तो संपूर्ण देश को चलाना होता है, या आप DM बनते हैं तो आपको एक पूरा जिला को चलाना होता है। तो कहीं ना कहीं हम यही कहना चाहेंगे कि जो चुनौतियां आती हैं उन चुनौतियों से हमें घबराना नहीं चाहिए, उनको डटकर उनका सामना करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि ये समस्याएं कैसे दूर हो। तो जैसे कहा जाता है ना, दिन रात के बाद दिन होता है, सुबह होती है, तो उसी प्रकार से जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, कठिनाइयों के बाद फिर आपको सफलता मिलेगी। और जिसका एक मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे पहले बच्चियाँ 2008 के पहले पढ़ना नहीं चाहती थी और कहीं ना कहीं अभिभावक लोग भी क्या करते थे, उनको पढ़ाई से बिल्कुल विमुख करते थे, जो हमारे ग्रामीण परिवेश में था। और आज ये देखिए कि जब हमारे बिहार में मुख्यमंत्री जब आए, जब साइकिल योजना लागू किया गया, हाँ, तो जिसमें बालिकाओं का जो योगदान है वो इस वर्ष जो टीचर जो बनी है वो सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं। क्यों? क्योंकि वो जो योजना था वो 2004 में लागू हुआ और 2004 से 2008 में नहीं, 2014 से चला, जिसका परिणाम आज आप देख पा रहे हैं कि 2024 में आज जो टीचर का रेशियो है उसमें सबसे ज़्यादा बच्चियाँ हैं, महिलाएं हैं। और इनका सबसे बड़ा ये साबित करता है कि जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां थी, वो कमजोर नहीं है। तो हमारे समाज में जो रूढ़िवादी नीतियां हैं कि बेटियां कमजोर होती है, घर के लिए होती है, तो मैं ऐसा नहीं मानता। शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं ने अपना परचम लहराया और बिहार इसका उदाहरण जीता जागता उदाहरण है। और जो छात्र आर्थिक रूप से बिल्कुल कमजोर है, उसके लिए आपके कोचिंग संस्थान के लिए क्या प्रावधान लेकर? सर मैं तो ऐसे छात्रों के लिए अपने यहाँ भी व्यवस्था करवाया हूँ और मैं उनका एक टेस्ट लेता हूँ और वो बच्चे जो भी टेस्ट में जितना परसेंटेज आता है मैं उनको उनके परसेंटेज के हिसाब से, यदि मेरे यहाँ का 8,000 फी है, अगर वो बच्चे पूरा 100% लाते हैं तो उनका फी पूरा माफ़ कर दिया जाएगा। अगर वो बच्चे 40% लाते हैं तो उनका फी 40% माफ़ कर दिया जाएगा, जो भी उनका फी होगा। जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे उनके लिए मतलब पढ़ने के लिए एक बेहतर विकल्प का। बिल्कुल सर। सर एक प्रश्न और आ जाता है जी, जैसे कि सरकार के ऊपर टिप्पणी करने के लिए तो हम चाहते भी नहीं है, हम ये चाहते हैं कि हम बच्चों को इस प्रकार से मोटिवेट करें कि बच्चे खुद लड़कर तैयार होकर एक अच्छा राष्ट्र निर्माता बनकर उभरे। लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी आती है, जैसे आर्थिक रूप का आपने चर्चा की, ठीक है, आर्थिक में मान लीजिए आपने कोचिंग फीस माफ कर दी, लेकिन बच्चों को किताब की जरूरत होती है। उन बच्चों को सरकार 28% 18% जो भी होता है GST का अपना किताब पे जो भी रेट है वो जोड़कर लेती है। क्या कहिएगा सरकार से इन बच्चों के लिए? सिर्फ और सिर्फ अगर मान लीजिए कि अच्छे लोग हैं, अच्छे परिवार हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो उनके उसके लिए कोई मायने नहीं रखता GST। मान लीजिए जो कमजोर वर्ग है उसको सरकार क्या ध्यान दे, उस पर क्या करे सरकार? देखिए, पहले तो स्कूल में छात्रवृत्ति के रूप में उनको पोशाक के लिए, बुक के लिए सारा पैसा आ जाता था, ठीक है, जिनके कारण बच्चे क्या होते थे, उनके अभिभावक के अकाउंट में या बच्चे के अकाउंट में आते थे और अभिभावक निकाल कर उनका दुरुपयोग करते थे, जिनके कारण बच्चों को बुक अवेलेबल नहीं हो पाता था। लेकिन इस बार से जो इनकी योजनाएं हैं, बिहार सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की हो, ये पहल जो कर रहे हैं, तो उनके द्वारा ये देखा जा रहा है आज बच्चे को एक अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के बुक को अवेलेबल कराया जा रहा है। और बात रही GST का, तो कहीं सर जो भी प्राइवेट संस्थान है, जितने जो प्राइवेट स्कूल हैं सर, उनमें तो उनका जो भी वर्चस्व है वो तो कायम रहे सर।
तो मैं उनके लिए कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए तो सर स्कूल में सारा बुक अवेलेबल कराया जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार एक ऐसी पहल की है जिससे जी। गरीब बच्चों को, गरीब छात्रों को एक अच्छा लाभ मिल सकता है। जी सर। सर एक मानसिकता होती है समाज में कि जो बच्चा पढ़ा, जी अच्छा से पढ़ा, घर से बाहर रह के पढ़ा, एक अच्छा जॉब लेके आया, जी तो उनको समाज अच्छी दृष्टि से देखता है। एक ऐसा भी बच्चा जो जॉब लेके नहीं आया, उसको समाज नीचे वाली दृष्टि से देखता है। इसमें सर आपका क्या कहने का तात्पर्य? अगर आज मान लीजिए कि एपीजे अब्दुल कलाम सर उस स्थिति में रहते तो आज हमारे देश को एक अच्छा वैज्ञानिक नहीं मिलता। बिल्कुल सर। जैसे इस क्षेत्र में आपका क्या कहना है? सर मैं इस पर यही कहना चाहूँगा कि शिक्षा का ये मेन पर्पस नहीं है कि आपके बच्चे जॉब करें, ठीक। इनका ये होता है कि बच्चे का संपूर्ण, जिसको सर्वांगीण विकास बोलते हैं, संपूर्ण विकास होना चाहिए। बच्चे के अंदर जीवन जीने की जो कला है वो उत्पन्न होना चाहिए। समाज में हम किस तरह से रहें, हमारी एक जो पीढ़ियां हैं वो किस प्रकार से पीछे गई है, किस कारणों से पीछे गई है, हमें उन सभी कारणों को देखना है, फिर उन्हें जज करना है कि फिर यही समस्या मेरे आने वाले भविष्य में ना हो, और बेहतर के लिए आपको मेहनत करना चाहिए। और जहाँ तक बात रही तो आज हम यही कहेंगे कि हमारे महान देश के जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनका ही कहना था कि ये संसार बहुत बड़ा विद्यालय है, इसमें जो शिक्षित है उनके लिए भी सारा चीज़ है, जो अशिक्षित है उनके लिए भी है। तो हम ये कहेंगे कि ये विद्यालय है, अगर आप नहीं भी सफल होते हैं ना, फिर भी आप जीवन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। और जो मूल मैंने बताया आपको कि जॉब लेना, ये जॉब लेना ऐसा नहीं है कि अगर आप जॉब लेंगे तभी आपका जीवन बेहतर होगा। आप जॉब नहीं भी लेंगे तो आपके लिए बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां आप अच्छा अपना जीवन यापन कर सकते हैं और कमा सकते हैं। और जैसे कि समाज निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए एक बेहतर विकल्प बच्चों के बचपन से ही पता चलता है कि वो किस स्थिति में जाए। जैसे कि मान लीजिए अभी आप बिहार का स्थिति देख लीजिए, लगातार बार पुल गिरता है, उसमें जो इंजीनियर काम करते हैं यही कोचिंग संस्थान से, यही स्कूल से पढ़ के बच्चे बने। तो फिर जब ये गरीबी रेखा से बाहर जाते हैं, मतलब कि एक अच्छे स्थान पे, एक अच्छे पद पे पहुंचते हैं, तो फिर ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा क्यों देते हैं? मतलब इसमें क्या कहिएगा उन बच्चों को जो आपके यहाँ से निकले या किसी भी जगह से पढ़ के एक अच्छे जगह पे एक अच्छे इंजीनियर बने, एक अच्छे डीएम बने, या कहीं भी गए, इसके बाद वो कुछ पैसों के, चंद पैसों के लालच में देश की पूरी आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करने का प्रयास, समाज के, मतलब कि देश का हर एक लोग जो टैक्स देते हैं उनके पैसों का दुरुपयोग जो होता है, उनको क्या कहिएगा कि अपनी स्वार्थ के लिए, जैसे कि कोई इंजीनियर 2 लाख साइड से लेने के बाद वो 5 करोड़ के टेंडर को नुकसान देता है, क्या कहिएगा इसके? सबसे पहले तो मैं सर यही कहूँगा कि हमारे जीवन में एक ही वर्ड है, मानवता। आप जो भी काम करिए मानवता के लिए करिए। बेशक आज आप पैसे लेकर तो बहुत बड़े हो जाएंगे, आपका नाम, शोहरत, हर चीज़ होगा इस समाज में जिसके लिए आप काम करते हैं, लेकिन ये भी परम सत्य है कि जब आप जाते हैं इस सृष्टि को छोड़कर तो आप कुछ लेके नहीं जाते हैं, लेकिन आप अगर एक परफेक्ट चीज़ बना के जाते हैं तो युगों युगों तक आपका नाम लिया जाता है, आपका यश गाया जाता है। तो मैं यह कहूँगा कि ऐसा आप काम करें कि जो अमिट हो जाए, जो आपके मरने के बाद भी सृष्टि में रहे, लोग आपके नाम का तारीफ पाने, फूल बाने, ये मैं कहूँगा। और कहीं ना कहीं जो आप छोटे से काम के लिए, थोड़े से पैसे के लिए अगर आप पूरे सिस्टम को अगर ख़राब कर देते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि एक प्याज जिस प्रकार पूरे प्याज को सड़ा देता है, एक सड़ा हुआ प्याज, तो ऐसे इंजीनियर के लिए तो कहीं ना कहीं कतई समाज में स्थान नहीं है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। तो जो भी हमारे साथी, जो भी हमारे दोस्त, हमारे भाई आज इस जगह से उठकर एक अच्छे जगह पे जाते हैं, आप कल एक बेहतर भविष्य के लिए, एक बेहतर समाज के लिए, बेहतर राष्ट्र के लिए आप एक अच्छा बेहतर विकल्प बनकर तैयार होते हैं, तो आप कम से कम भ्रष्टाचार को बढ़ावा ना दें। आप समाज के उन चीज़ों को भी देखें, उन बच्चों के ऊपर भी सोचें जिस जगह पे आप थे, उसके विषय में भी सोचें कि कल मेरी क्या जगह थी समाज में, कल हम किस जगह पे थे, हमारे साथ क्या परेशानी हो रही थी, वो तर्क करने का प्रयास करें। और
शुभकामनाएं हैं हमारी कि जितने भी बच्चे यहाँ से गए हैं और कहीं भी पढ़ते हैं, किसी भी सर के पास पढ़ते हैं, किसी भी गुरुदेव के पास पढ़ते हैं, उनके मार्गदर्शन पर चलने का प्रयास अवश्य करें। और कुछ कहिएगा सर बच्चों को? मैं तो यही कहना चाहूँगा सर कि समस्या तो आएंगी, आपको झिकझोरेगी, हिलाएगी, लेकिन आपको अपने लक्ष्य पर अडिग रहना चाहिए। आपका जो लक्ष्य है ना, वो लक्षण तय करता है, और जब आप लक्ष्य डिसाइड करते हैं तो लक्षण आने लगती है, और जब लक्षण आता है तो शायद आपको वो सफलता मिलकर रहता है। तो इन बातों पे स्वामी विवेकानंद जी की एक पंक्ति याद आती है, उठो जागो और तब तक मेहनत करो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर कभी मिलेंगे सर से और सारी बातें होंगी। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, बच्चों को शिक्षा, बुजुर्गों को सम्मान।